लेकिन सर एक क्वेश्चन पूछे। हेलो हेलो सर। रामनारायण जी सही समय होने दीजिए ना, क्या नहीं के सर से के सर का क्वेश्चन है। अरे कल पूछते ना, के सर का क्लास आज नहीं ना है। आज नहीं है वो बात हम समझे, अभी अभी टाइम नहीं हुआ है इसलिए। हाँ तब तक कुछ हो जाए। हाँ। तब तक क्या प्लीज जी आप ही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। अच्छा ये है, चीजों का चुनाव आवश्यकताओं से हो, चाहत चाहत से नहीं। यह निम्न किससे जुड़ा है? चीजों यानी चीजों का चुनाव। ऑप्शन दे दे प्लीज जी, ऑप्शन दे। अरे सर से पूछ रहे कि हमसे आप पूछ रहे हैं? तो आप ही बता दीजिए। अगर हम जो बता दिए रहते तो हम कहाँ रहते पता है ना। कहाँ रहते? सर लगता है मैंने सिस्टम के पास नहीं है, इसलिए सर नहीं सुन। हेलो भैया, आवाज जा रही है आप लोग को? जी सर एक क्वेश्चन है ठीक है सर। क्या चीज? क्वेश्चन है एक सर। हाँ बताइए। यानी सोचे अभी टाइम नहीं हुआ इसलिए पूछ रहे हैं सर। हाँ बताइए। चीजों का चुनाव आवश्यकता से हो, चाहत से नहीं। यह निम्न में से किससे जुड़ा है? चाहत होता है मैं से, स्वयं से। जी स्वयं से। ठीक है। जी और जरूरत होता है शरीर से। जी इस दोनों का सामंजस्य जरूरी है जी किसी चीज को निर्णय लेने के लिए। जी और सामंजस्य को निर्णय लेने के पहले सार्वभौमता, इसकी उपयोगिता को भी ध्यान देना पड़ेगा। जी तो डिपेंड करता है कि सारे चीज को अध्ययन करने के बाद वह उपयुक्त कौन सा है, सार्वभौमता के तरफ कौन सा जाता है, जी वहीं पर चयन उसे करना पड़ेगा। हर एक अवस्था में हर एक अवस्थाएं अलग अलग होंगी। हाँ। जब तक हम देखेंगे ह्यूमन के बेनिफिट के लिए है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए है, ह्यूमन पर्सन के लिए है, ये सब के नजरिया को जोड़ना पड़ेगा उस वक्त पे। अच्छा। ये सब बहुत मनन करने की बात है। जी सर। आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल सर। जी सर। ये बहुत मनन करके, अध्ययन करके, और परिस्थिति को जब जितना आप समझेंगे, सोचेंगे, स्थिति को देखेंगे, सार्वभौमता को ध्यान देंगे, लोगों को आपस में जितने तरह के काइंड्स हैं उसको जब समझेंगे तब ज्ञान आएगा। ये बहुत आसान काम नहीं लास्ट में आप बताए थे सर, थोड़ा हिंट्स दिए थे, आप बोले थे कि सर बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। इसमें बताया है कि उपयोग कम करना। नहीं वो दूसरा चीज है, वो कहाँ पर उपयोग कम करना है, वो नॉन रिग्रेडेबल सामान के लिए है जो प्राकृतिक रूप से अपने नहीं सड़ता गलता है, विलीन नहीं होता है प्रकृति में, वो रह जाता है। जैसे प्लास्टिक है, उसको दोबारा कैसे उपयोग करें, कम उपयोग कैसे करें, रीयूज कैसे करें, और ये उसका कैसे करना है वो वहां मत है। ये मोरालिटी से जुड़ा हुआ चीज नहीं है, वो साइंटिफिक चीज से जुड़ा हुआ चीज है वो। हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग क्लास कीजिए, हम नहीं रहेंगे क्लास में। ओके सर ठीक है। थैंक यू सर। रामनारायण जी क्या हुआ? जी सर क्लास जी कहिए। जवाब तो मिला ना? कंप्लीट हो गया क्या क्लास? नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, सर जुड़े नहीं है। गोपी सर का है क्लास आज। अभी टाइम कहाँ हुआ, 8 मिनट टाइम है अभी। अच्छा जी प्लीज जी कहिए आप। नहीं ठीक है, हम लोग पर्सनल बतियाएंगे मोबाइल से।
और ओके बहुत ओके सारे ओके। लोग जुड़े हुए हैं ना। नहीं, धन्यवाद, सही बात है, अच्छी सोचे हैं। जी। गुड आफ्टरनून रामनारायण जी। जी जी, कहिए ना। सर नहीं पाया अभी तक। वो फोन किए थे, वो आ रहे हैं सर, अभी 4 मिनट बाकी है ना। ठीक ठीक। तब रामनारायण जी और सब सुनाइए हो। पर्सनल नहीं, पर्सनल पे आइए, पर्सनल पे पूछिएगा और सब क्या है, हाल चाल ठीक है कि नहीं। ओके सर। के पास नंबर है, ये है, पर्सनल पूछिए। क्लास कहाँ है? खत्म हो जाने के बाद कुछ बात करिए, पहले क्लास हम लोग के पास नंबर नहीं है। नंबर नहीं है, भेज बोल दीजिए ना हो। फेसबुक पर हम हैं, रामनारायण के नाम से चर्चित हैं, ले लीजिएगा। चलिए ठीक। पंडित भुला जाते हैं। तो
तो स्क्रीन शेयर कौन कर रही है? कोई एडवांस से होगा ना। अच्छा कोई बात नहीं है, चेक ट्राई कर रही है। प्रणाम सर। खुश प्रणाम रहिए। सर। प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हमारी आवाज गुड आफ्टरनून सर। क्लियर है सर, आपकी आवाज क्लियर है। आवाज आज प्रणाम जी सर। सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहिए। आज लगता है हमारे साहू जी नहीं आए हैं। आए हुए थे आए थे सर, सर, बोले हम नहीं रखे हुए हैं सर। हाँ, आज नहीं रहेंगे अब सर, आज नहीं रहेंगे। गणेश जी जी सर, हाँ सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। सर आए थे सर, साहु सर आए थे वो। ठीक है, उनकी जरूरत भी नहीं है आज। जी सर। बोल रहा हूँ। क्या गणेश जी, कितने बच्चे जुट गए हैं अभी? 76 अभी जुड़े हुए हैं सर, अभी जुड़ रहे हैं बच्चे सर, कंटिन्यू। अच्छा, आप यूट्यूब हाँ सर, 2-3 मिनट रुक जाते हैं, उसका यूट्यूब पर ही बच्चे जुड़ गए हुए हैं। यूट्यूब पर कितने बच्चे जुटे हैं? यूट्यूब पर 50 करीब में अभी हैं सर, बच्चे जुड़ रहे हैं अभी। अच्छा। प्रणाम सर। प्रणाम। वेरी गुड। सर 95 बच्चे, 96 बच्चे जुड़ गए हैं। शुरू करते हैं। हाँ सर। आप लोग अपने अपने माइक को ऑफ कर लेंगे। आज के ACC 2 का 5th डे क्लास में आप सभी संकाय के छात्र छात्राओं को एवं श्री गणेश पासवान जी का मैं स्वागत करता हूं। यह मिथिला विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि माननीय
प्रदीप कुलपति महोदय के सोच, अनुभव और प्रोफेसर के साहू साहब का सहयोग और टेक्निकल सहायता के लिए गणेश जी का सहयोग के कारण आप सबों को इस पाठ्यक्रम का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका व्याख्यान सामूहिक तौर पर मिला। एक आध विभाग इस पत्र को पढ़ाते थे, बाकी विभाग पढ़ाते भी नहीं थे। एक अच्छा पहल हुआ है, हमें आशा है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। आज का आपका जो AEC2 का एबिलिटी इनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स का जो पाठ्यक्रम है उसका शीर्षक है ह्यूमन वैल्यू, प्रोफेशनल इथिक्स एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। मानवीय मूल्य, पेशावर नीतिशास्त्र और लिंग संवेदीकरण। मूल्य में मूलतः मानवीयता की बात की जाती है, क्योंकि मानव का वो गुण है। जिस प्रकार चीनी का गुण है मिठास, आम के पेड़ का गुण है आम का फल देना, उसी प्रकार मानव का गुण है मानवीयता, जो कि ह्यूमन वैल्यू के अंतर्गत आता है। पेशावर नीति शास्त्र जो आपका है वह उचित अनुचित की धारणा को व्यक्ति के पेशा से जोड़ता है। यदि मैं अपना ही उदाहरण दूं तो मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और इसके बदले भारत सरकार के द्वारा एक अच्छी हमको पारिश्रमिक तनख्वाह महीनवारी मिलता है और मेरा पेशा हमसे नीति शास्त्र के अंतर्गत यह उम्मीद करती है कि हम अपना व्यवहार छात्रों के प्रति, छात्र से जुड़े कार्यों के प्रति हर पल हर क्षण समर्पित रहूं। यही है पेशावर नीति शास्त्र। छात्रों का जो अपना काम है उसका नीति शास्त्र है, उसमें उचित अनुचित। ये ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल इथिक्स से जुड़े आपके 3 यूनिट हैं। प्रथम यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, जो मूलतः आपका ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स से जुड़ा है। लेकिन आप देखेंगे गौर से अपने सिलेबस को तो आपका चौथा यूनिट जो है और 5वां यूनिट जो है वह जेंडर सेंसिटाइजेशन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब जेंडर सेंसिटाइजेशन के अंतर्गत 2 यूनिट है, 4 और 5। तो पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन, तब हम यूनिट पढ़ाएंगे। लिंग संवेदीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति संवेदना यानी सेंसिटिव एवं मनोभाव यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का होना है। यानी समाज में स्त्री पुरुष यदि एक दूसरे के प्रति संभावना का भाव रखते हैं, संवेदना का भाव रखते हैं,
अपनापन का भाव रखते हैं, लगाव का भाव रखते हैं, परिवार से लेकर समाज तक। इसको लिंग संवेदीकरण कहा गया है, यानी स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति संवेदना का होना। लेकिन नारीवादी चिंतन में, यानी जो फेमिनिज्म थिंकिंग है, उसमें इसका अर्थ है कि पुरुषों का स्त्रियों के प्रति संवेदना एवं मनोभाव का होना। अब आपके सामने में, आपके जेहन में प्रश्न आया होगा कि क्यों नारीवादी चिंतन में यह बात उठी कि स्त्रियों के प्रति पुरुष की संवेदना का होना जरूरी है। वह इसलिए उठा है कि आप विश्व के स्तर पर देखेंगे, भारत का स्तर पर देखेंगे, तो सिद्धांत में हम लोग स्त्री को देवी का दर्जा देते हैं, औरत को। और हमारे यहां कहावत भी है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है, खुशहाल होता है। यहां तक कि हम अपनी मातृभूमि को माता शब्द से पुकारते हैं, और यहां तक अपने भारत को माता से संबोधित करते हैं। लेकिन होता क्या है व्यवहार में? व्यवहार में यही होता है कि जो पेट में एक शिशु है, यदि उसके बारे में पता चल गया कि वह फीमेल बेबी है, तो उसके हत्या में पुरुष लग जाते हैं, पितृसत्तात्मक समाज लग जाता है। और यदि वह बच्ची संयोग से बच गई, पृथ्वी पर आ गई, तो परिवार से लेकर विश्व स्तर तक हम लोग, यानी पुरुषवादी समाज उसके साथ क्या व्यवहार करता है, यह हमारे आपके सामने है ना। इसीलिए नारीवादी चिंतन का कहना है, यदि समाज को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको, यानी ये जो पुरुषवादी समाज है या पितृसत्तात्मक समाज है, इसको स्त्रियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। यह आपके, हमने टॉपिक का अर्थ बदलाया। क्लियर? अब लैंगिक संवेदीकरण में आपको 2 यूनिट है। पहला यूनिट 4 है, उसका नाम है जेंडर एंड ओवरव्यू, और दूसरा का नाम है जेंडर कंटेम्पोररी पर्सपेक्टिव। तो 5वां जो है जेंडर कंटेम्पोररी पर्सपेक्टिव, उसका व्याख्यान आपको 2 शिक्षक देंगे, और मेरा ताल्लुक यूनिट 4 से है, जिसका नाम है जेंडर एंड ओवरव्यू, है ना। मतलब जेंडर एंड ओवरव्यू का हिंदी शब्द हुआ कि लिंग पर ओवरऑल, हिंदी में लिखेंगे लिंग अतिरेकावलोकन, यानी ओवरऑल लिंग के संदर्भ में हमको विचारना है। तो टॉपिक पर आने के पहले मैं आप लोगों को ये बात बोलता हूं कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगे मैं आपको नोट करा दूंगा, घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के भी बच्चे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बच्चे हैं, और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के भी बच्चे हैं। तो मैं अंग्रेजी शब्द भी दूंगा, जिसका हिंदी शब्द भी देते जाऊंगा। इसीलिए आप लोग कागज कलम तैयार रखें, क्योंकि मुझे यह जो टॉपिक दिया गया है उसको सिर्फ 2 पीरियड में समाप्त करना है, और
इसका हम खंडन करेंगे। 3 भाग में बटा हुआ है, जिसमें कम से कम 3 क्लास चाहिए था, लेकिन चूंकि 2 ही घंटे में समाप्त करना है, करेंगे हम। तो थोड़ी जवाबदेही आपकी होगी कि कुछ वर्ड जो हम प्रयोग करेंगे, आप उस वर्ड को नोट करते चले जाएंगे और हम बतला दिए जिसको जो ठीक है, नहीं बतलाए बढ़ते चले गए, क्योंकि हर वर्ड को बतलाते चले जाना समय ज्यादा ले लेगा। तो आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं, तो मुझे आशा है आप घर पर भी उसको तलाश कर लेंगे। और एक मेरा यह भी सुझाव है, यदि जो बच्चे संयोग से इसमें सभी ह्यूमैनिटी सभी फैकल्टी के बच्चे हैं, कि यदि आप जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या यूपीएससी बीपीएससी के कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो एक बात को ध्यान रखें, कोई भी शब्द आपके जिंदगी में जब भी आवे, उस शब्द को आप जरूर समझ लें। माने शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, अपने आप में आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लें, जो आपका टॉपिक है हम उसको नोट करा दूं, आप नोट कर लें। जेंडर डैश एंड ओवरव्यू। सर एंड क्या बोले? जेंडर एंड ओवरव्यू, हिंदी में लिंग डैश एक अतिरेकावलोकन। सर एक बार फिर से बोले। जेंडर एंड ओवरव्यू, लिंग एक अतिरेकावलोकन। ओभर का हिंदी होता है अतिरेक और व्यू का हिंदी होता है अवलोकन, तो दोनों को मिला दिए अतिरेकावलोकन। ये यूनिट 4 का नाम है। इसमें हम लोगों को 3, इस सिलेबस को हमने 3 भाग में बांटा है। आप लिखेंगे ए जेंडर, कॉलम, कॉलम मतलब ऊपर नीचे 2 डॉट, डेफिनेशन, कॉमा, नेचर एंड इवोल्यूशन। डेफिनेशन, नेचर एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के सामने में डैश कर दें। इवोल्यूशन में हम लोग 3 चीजों को जानेंगे। कल्चर, कल्चर, कॉमा, ट्रेडिशन, क्या सर? ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिसिटी। हिस्टोरिसिटी यानी एक पार्ट में, 4th यूनिट के एक पार्ट में हम लोग जानेंगे लिंग की परिभाषा, लिंग की प्रकृति और लिंग का उद्विकास। उद्विकास के क्रम में हम लोग संस्कृति पर बात करेंगे, परंपरा पर बात करेंगे और ऐतिहासिकता पर बात करेंगे। अब दूसरा पार्ट पर आइए, बी। जेंडर स्पेक्ट्रम, जेंडर स्पेक्ट्रम, कॉलम, ऊपर नीचे 2 डॉट। जेंडर स्पेक्ट्रम में हम लोग बायोलॉजिकल की बात करेंगे, बायोलॉजिकल, कॉमा, साइकोलॉजिकल, कॉमा, सोशियोलॉजिकल,
कंडीशनिंग, कंडीशन में आईएनजी लगा दीजिएगा, कंडीशनिंग हो जाएगा। यानी यूनिट 4 के बी में हम लोग जानेंगे लिंग प्रतिबिंब, मतलब लिंग के संदर्भ में हमारा परिप्रेक्ष्य क्या है। तो उसमें पहला परिप्रेक्ष्य जानेंगे हम किसका, जैविकीय का, जिसको बायोलॉजिकल। तब जानेंगे साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक। तब जानेंगे सोशियोलॉजिकल समाजशास्त्रीय। और तब जानेंगे कंडीशनिंग यानी अनुबंधात्मक। ठीक है, अब सी पार्ट पर आ जाइए। बढ़े। जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कॉलम जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कॉलम डोमेस्टिक वर्क, and use value, gender based division of labor, column domestic work and use value, मतलब लिंग पर आधारित श्रम विभाजन, घरेलू कार्य और मूल्य व्यवहार। आपको क्लियर हो गया? आपका 4th यूनिट इस प्रकार 3 भाग में बट गया। आज जहां तक हम जाएंगे, बाकी को हम नेक्स्ट क्लास में समाप्त करेंगे। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं सर। अब बढ़िए, हम लोग एक पर आवे। तो एक पर शुरू करने के पहले, कहने का मतलब जेंडर का डेफिनेशन और नेचर इवोल्यूशन के शुरू करने के पहले मैं कुछ शब्द से आपको वाकिफ कराना चाहूंगा, तब आपको जेंडर के अर्थ को समझने में सुविधा होगी। 2 शब्द से शायद आप वाकिफ होंगे। आप लिखें 1 में 2 शब्द, मैक्रो एंड माइक्रो, MACRO, मैक्रो एंड MICRO, माइक्रो। ये दोनों वर्ड आप लोग जानते हैं? कोई आदमी? यस सर। मैक्रो एंड माइक्रो जानते हैं? बोलिए। माइक्रो सूक्ष्म हो गया सर। यस सर। तुम तो हिंदी शब्द हुआ बेटा। ठीक, मैक्रो का अर्थ हुआ सतही स्तर पर हमारे सामने में जो घटनाएं घटती हैं। मैक्रो का मतलब सर इंडिविजुअल लेवल पर जो हम ये करते हैं, मैक्रो हो गया। मैक्रो का मतलब हुआ हम आमतौर पर जो अगल बगल देखते हैं। जैसे परिवार में आप देखते हैं कि मां खाना बनाती है और खाना टेबल पर रखती है, हम लोग खा लेते हैं। बहन शाम हो गया कहती है कि मां थोड़ा हम आते हैं थोड़ा बगल से तो किताब लेकर, फट से भाई कहता है कि नहीं अभी नहीं जाओगे। ये जो घटनाएं हुई
वो आमतौर पर हम लोग परिवार में देखते हैं। वही भाई अपनी बहन के लिए इतना कॉन्शियस है कि अंधेरा हुआ बाहर मत जाओ, लेकिन वही भाई जब यूनिवर्सिटी में आता है दूसरे लड़की पर फर्जी कसने में समय नहीं लगता है ना? एग्री कर रहे हैं ना? यस ये जो है हम आम तौर पर देखते जो हैं, इसको कहते हैं मैक्रो, MS या हो। अब माइक्रो क्या हुआ कि जो चीजें अदृश्य है, इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको भी देखना है आपको, वो मैक्रो हो गया। जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं और डॉक्टर स्लाइड पर ब्लड को तैयार करता है, माइक्रोस्कोप से देख लेता है, उस ब्लड में जो हमारी नंगी आंखें नहीं देख पाती है, डॉक्टर का माइक्रोस्कोप ढूंढ निकालता है। यहां पर हम समाज विज्ञान के विद्यार्थी को, हम सभी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ये जान लीजिए, हम लोग किसी न किसी ऊपर सोसाइटी का स्टडी करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का विद्यार्थी हो, वो जॉन किट्स पढ़ता हो, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ता हो, लेकिन वह जॉन किट्स क्यों पढ़ता है, विलियम वर्ड्सवर्थ क्यों पढ़ता है, शेक्सपियर का ड्रामा क्यों पढ़ता है, इसको माइक्रो लेवल पर समझने की जरूरत है। विश्वविद्यालय के द्वारा आपको SSC2 की पढ़ाई हो ताकि हमारे बच्चे अच्छे बने, इन चीजों को माइक्रो लेवल पर समझने की जरूरत है। केवल ऊपरी तौर पर जो आप देखेंगे तब आप धोखे में पड़ जाएंगे, क्योंकि सोशल साइंस में एक साइंटिस्ट लिखता है कि जो मैं हूं दिखता नहीं हूं, और जो मैं दिखता हूं वो मैं हूं नहीं। बात समझ में आई? कहने का मतलब हर चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन माइक्रो लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप जेंडर को समझ सकते हैं। पहली बात, मैक्रो और माइक्रो को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात फिर नोट कीजिए, सोशल फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी। सोशल फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी, सामाजिक तथ्य और वैश्विकता या वस्तुनिष्ठता। जेंडर के स्टडी में मैक्रो एंड माइक्रो के बाद आपको सोशल फैक्ट और ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल फैक्ट क्या है? जो हम सोचते हैं, जो हम अनुभव करते हैं और जो हम कार्य करते हैं, वह सोशल फैक्ट है। इसमें अच्छा बुरा का सवाल नहीं उठता है, नैतिक अनैतिक का सवाल नहीं उठता है। यदि आप अच्छा काम करते हैं वो भी सोशल फैक्ट है, यदि बुरा काम करते हैं वो भी सोशल फैक्ट है। टीचर होकर मैं पूरी निष्ठा से आपको पढ़ाना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं, सोशल फैक्ट है। और टीचर विद्यार्थी से पैसा लेकर नोट बेचता है, PhD कराता है पैसा लेकर, सोशल फैक्ट है। हम अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज सोशल फैक्ट। हम जो कुछ सोचते हैं अच्छा और बुरा, सोशल फैक्ट है। हम जो कुछ भी दुनिया के बारे में अनुभव करते हैं, सोशल फैक्ट है। यानी सोशल फैक्ट को आप समझ गए, सामाजिक तथ्य को। अब ऑब्जेक्टिविटी, सोशल साइंस में क्या है दिक्कत? यदि आप सोशल साइंस में स्टडी करेंगे तो स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है और जिसका स्टडी किया जाता है वो भी व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति से व्यक्ति का लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि नहीं, चीजें जैसी है उसको उसी रूप में आप रखें।
किसी प्रकार का उसमें बदलाव न करें। यदि आप स्त्री पुरुष के बारे में जो आपने देखा अपने परिवार में या समाज में, आप वैसी ही बातों को रखें। लेकिन परिवार में खराब घटनाएं घट रही हैं, बाहर आप अच्छी बात कर रहे हैं, बाहर अच्छी घटनाएं कर रहे हैं, घट रही है, और भीतर में आकर आप खराब बना डालते हैं, तो ये वैश्विकता नहीं हुआ, वस्तुनिष्ठता नहीं हुआ। इसीलिए जेंडर को समझने के लिए आपको वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा। क्लियर? आवाज पहुंच रही है? कहीं पर कट के आ रही है। नो सर। अच्छा, अब तीसरी बात आप नोट, हमने दो बात कराया, मैक्रो माइक्रो, दूसरा सोशल फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब तीसरा नोट कीजिए, 3 रिवॉल्यूशंस, 3 क्रांतियां। लिंक को समझने के लिए आपको 3 क्रांतियों को ध्यान में रखना होगा। पहला, क्या साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अरे बात से बोल। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति। जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी तक मूलतः माना जाता है। वैज्ञानिक क्रांति ने मानवीयता और विवेक को केंद्र बिंदु में रखा। यह जो सृष्टि है पूरा यूनिवर्स, इसमें मानव उसकी मानवीयता को और उसके संवेदना और विवेक को महत्वपूर्ण मानते हुए केंद्र में रखा। बस इतना ही याद रखना है। दूसरी क्रांति है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जिसकी शुरुआत 1789 में हुई, 1789 में हुई, और इस क्रांति की देन राम जी और मनीषा जी माइक को म्यूट कीजिए आप। इस क्रांति की देन थी जन्मजात विशेषताओं पर अंकुश लगाना। फ्रांसीसी क्रांति की क्या देन थी? जन्मजात विशेषताओं पर अंकुश लगाना। राजा का बेटा राजा होगा जरूरी नहीं है। यदि राजा वाला गुण होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। और फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को 3 चीजें दी: इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। ठीक है सर, फिर से बोलिए ना। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। हम सभी मानव को समान अवसर मिलना चाहिए। हम सभी मानव को स्वतंत्र अवसर मिलना चाहिए। हम सभी मानव एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, भाईचारा के भाव से रहें। ठीक है, एक क्रांति हो गई वैज्ञानिक क्रांति, दूसरी हो गई फ्रांसीसी क्रांति, और तीसरी क्रांति है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
जिसका विकास स्थल इंग्लैंड माना जाता है। इसने विश्व को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकास की प्रक्रियाओं को संभव बनाया और इसके कारण समाज में मोबिलिटी, गतिशीलता बढ़ी। क्लियर? फर्स्ट आपने जाना मैक्रो एंड माइक्रो, दूसरा आपने जाना सोशल फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा आपने जाना 3 रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और चौथा आप जाने सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस समय में विश्व पटल पर 3 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण आई। 3 किताबें। प्रथम किताब थी सीमन द बुआ, सीमन द बुआ, SIMONE, सीमन द, DE दोनों स्मॉल होगा, इनके नाम में अपवाद है, सीमन द बुआ का। सर एक बार फिर से बोलिए। SIMONE, सीमोन, DE में दोनों से स्मॉल होगा, उनका नाम ऐसा ही है। बुआ, BEAU VOIR, इनके किताब का नाम है द सेकेंड सेक्स, द सेकेंड सेक्स, जो 1949 में फ्रेंच भाषा में आया और 1953 में अंग्रेजी भाषा में आया। दूसरी किताब है केट मिलेट की, केट मिलेट, KATE, केट मिलेट, MILLET, केट मिलेट। इनकी पुस्तक का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, SEXUAL, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। यह किताब आया 1970 में। और 1970 में आया किताब, सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ केट मिलेट। और तीसरी पुस्तक है गर्डा लर्नर, गर्डा GERDA, लर्नर LERNER, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, PATRIACHY। यह किताब आई 1986 में। ये तीनों किताबें, इसके बाद तो महिला स्टडी पर किताब की बाढ़ लग गई, लेकिन ये 3 किताबें माइलस्टोन का काम किया जेंडर को समझने में, समझ गए? और बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब है इसको समझने में। और उसी कालखंड में या के बाद तस्लीमा नसरीन की 2 पुस्तक आई हिंदी में, लज्जा और औरत के हक में, समझ गए? तो लज्जा और औरत के हक में आप पढ़ेंगे
तो स्त्री पुरुष को समझने का बहुत अच्छी वो पुस्तक है और समाज की सच्चाई पर है। वही मैक्रो और माइक्रो लेवल पर उसका वर्णन किया गया है कि ये सारी किताबें जो हम विषय पढ़ेंगे उसके अध्ययन का आधार बनेगा। ठीक है। और आगे एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम जेंडर को डेफिनेशन को देखेंगे तो उसके पूर्व कुछ काम माने आंदोलन हुए महिला से जुड़ी हुई, समझ गए। पहला हमने लिखाया मैक्रो माइक्रो, दूसरा हमने लिखाया सोशल फैक्ट एंड बहुत सारे नारीवाद हैं, लेकिन ये चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक पंक्ति में समझ लीजिए, लिबरल फेमिनिज्म, उसने स्त्री पुरुष के बीच समानता की बात की। बस इतना ही ध्यान रखिए। सोशल मार्क्सिज्म में
नारीवाद, जिसको मार्क्सवादी नारीवाद कहिए, उसने नारी को एक वस्तु के रूप में चित्रित किया कि समाज ने ऐसा किया है। वो सुंदर थ्योरी है। लिंग और समाज पर, जेंडर सोसाइटी पर हिंदी में हमारी भी एक पुस्तक है, उसका नाम ही है लिंग और समाज, जेंडर एंड सोसाइटी, मात्र 260 रुपया की है। आप उस किताब को लेकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह डिटेल में आपको जानकारी मिलेगा कि सामाजिक संरचना कैसा है और उसमें असमानता कैसा है और उसमें लैंगिक समानता कैसा है, और इन क्रांतियों की भी बात हुई है, और तब आपको लिंग को समझने में सुविधा हो। तो बड़ी मैंने 244 पेज की वो पुस्तक है, बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की है भारत के स्तर पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो पहला हमने कहा उदारवादी नारीवाद, जिसमें समानता की बात। मार्क्सवादी नारीवाद में नारी को वस्तु के रूप में, फिर से बताइए तो। लिंग और समाज, मात्र 260 रुपया की पुस्तक है। राधे राधे में चुनाव तक कीजिएगा 260 रुपया ले लेगा। ओके। तो वो हमारे द्वारा लिखा गया है गोपीगंज प्रशासन के द्वारा। और तो उदारवादी नारीवाद समानता की बात करता है। मार्क्सवादी नारीवाद स्त्री को वस्तु के ऊपर प्रस्तुत करता है। और रेडिकल फेमिनिज्म यानी उग्रवादी नारीवाद, जिसमें तस्लीमा नसरीन लोग आती है, गर्डा नन्नर और सिमन द बुआ, कैट मिलेट, ये लोग आती हैं, और सिमन द बुआ कहती भी हैं कि पूरे विश्व को आप देखो तो कुछ ही जज आपको महिला मिलेंगी। सिमन द बुआ बोलती है कुछ ही जज महिला मिलेंगी। पूरे भारत को देखो आप, कुछ ही कुलपति या प्रति कुलपति महिला मिलेंगे। आप भारत के इतिहास को देख लो, कैसे प्रधानमंत्री महिला मिला? एक। और कितने राष्ट्रपति महिला मिले? एक। और अमेरिका, जो अपने को न्यूयॉर्क में समानता के अवसर का मशाल लेकर एक औरत की तस्वीर को खड़ा किए हुए है ना, इक्वालिटी का वो मशाल है। वो अमेरिका में आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बन सका है। यही कहता है रेडिकल जो है कि यह समाज को उखाड़ के फेंक दो, तभी बदलाव होगा, बड़ा उग्र है। और फिर चौथा जो है उत्तर आधुनिकता वाला नारीवाद, वो फिर संपूर्णता की बात करता है। जब तक स्त्री पुरुष एक नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि का आधार यही दोनों है। इस प्रकार हमने 5 चीजों को इसलिए बतलाया कि यदि ये आपके दिमाग में नहीं होगा तो आप अब जो हम विषय शुरू करेंगे उसको नहीं समझ पाते। अब मैं आपके मूल विषय पर आता हूं, नोट कीजिए आप लोग। डेफिनेशन ऑफ जेंडर, ए में है जेंडर डेफिनेशन, है ना? जी सर। हाँ, तो हम शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ जेंडर, यानी लिंग की परिभाषा। आप पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं, इसे समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आमतौर पर लोग सेक्स का हिंदी होता है यौन, जेंडर का हिंदी होता है लिंग। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे लोग सेक्स और जेंडर में अंतर महसूस नहीं करते।
हिंदी यौन लिख देते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। सेक्स और जेंडर दो शब्द हैं जिसके दो अर्थ होते हैं, इसीलिए कभी भी दोनों को एक समान समझना गलत होगा। अब प्रश्न उठता है, तो फिर यदि हम एक नहीं है तो हम कैसे इसको जाने? तो सर्वप्रथम पहले आप सेक्स को जान लें। लिखिए SEX, सेक्स, जिसका हिंदी क्या होगा? यौन। हाँ, पूछते हैं बस कोई एक आदमी बोलिए, सब नहीं। अब देखिए, सेक्स की यदि हम परिभाषा ढूंढने लगे, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषाएं हैं और सभी परिभाषाएं अपने बात को स्पष्ट करता है। तो हमने सोचा, क्योंकि मैं लेखक भी हूं, वो किताब का जो नाम बतलाया कि ऑल ओवर इंडिया हमारी 24 किताबें चल रही है और लेखक हूं, लेखक में मैंने स्वयं डेफिनेशन भी मैं बनाता हूं। तो मैंने आपके लिए सरल भाषा में सेक्स का डेफिनेशन आपको नोट कराऊंगा, फिर जेंडर का डेफिनेशन नोट कराऊंगा, आप तब दोनों को समझाऊंगा, तब आप समझ जाएंगे कि सेक्स, व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर। ठीक है? यदि आप इस डेफिनेशन को अपने नोट में लिखें तो कभी भी आप यूं ही न लिख दें। कल साहू साहब बोले थे कि आपको ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि किसने दिखाया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि GRP सिंह के अनुसार, या अंग्रेजी में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू GRP सिंह। कोई पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन कहां से मिला? तो AECC2 का क्लास चल रहा था, उसमें उन्होंने डेफिनेशन किया। तब फिर आपकी साहित्यिक चोरी नहीं मानी जाएगी। क्लियर? आप इस डेफिनेशन को लिखें सेक्स का। सेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक प्रोसेस, जेनेटिक प्रोसेस, माय प्लीज, मैं हर एक सेकेंड आपका मूल्यवान है। सेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक प्रोसेस, कॉमा, in which chromosome CHROMOSOME, chromosome, in which chromosome of male ठीक है, बॉक्स में लिख लीजिए XY, एंड फीमेल बॉक्स में डाल दीजिए XX, आर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, आर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। फिर से मिला दीजिए, सेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम ऑफ मेल XY एंड फीमेल XX आर डिटरमाइनिंग फैक्टर। जिनको हिंदी में लिखना हो जल्दी लिख लेंगे। यौन जननिक प्रक्रिया का उत्पाद है। कौन? जिसमें नर ब्रैकेट में XY एवं मादा XX के गुणसूत्र
के गुणसूत्र निर्धारक कारक होते हैं। यौन जननिक प्रक्रिया का उत्पाद है जिसमें नर XY एवं मादा XX के गुणसूत्र निर्धारित कारक होते हैं। यदि इस परिभाषा को जो मैंने गढ़ा है आपके लिए ध्यान से देखें तो यह परिभाषा दो बातों पर केंद्रित है, दो बातों पर केंद्रित है। नंबर 1 कि सेक्स जो है एक जैविकीय प्रक्रिया है जो जन्म से जनन अंग के आधार पर ही मात्र यह जाना जाता है कि कौन मेल बेबी है और कौन फीमेल बेबी है, बस एकमात्र शारीरिक भेद के आधार पर। और जन्म के समय वह भेद केवल एक होता है, जनन अंग। बाद में उद्विकासीय प्रक्रिया के द्वारा जैसे जैसे लड़का लड़की शिशु अवस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है उसका अंग और अलग हो जाता है और युवावस्था में पहुंचता है और वो अलग हो जाता है। बोली, शारीरिक बनावट, यह दोनों जैविकीय है, स्त्री पुरुष के रूप में, मेल बेबी फीमेल बेबी के रूप में। और यह जो शारीरिक भेद है, यह शारीरिक भेद किसी को सबल और किसी को निर्बल नहीं बनाता है, यह मात्र शारीरिक भेद है। यह पहली बात इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सेक्स क्या है। सेक्स इज बायोलॉजिकल, सेक्स इज जेनेटिक। समझे? इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज का कोई हाथ नहीं है। जी सर। अब दूसरी बात इस परिभाषा में छिपी हुई है और कि यह मेल बेबी या फीमेल बेबी कैसे होता है। तो दरअसल आप जानते होंगे, क्योंकि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं, कि हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम है तो मेल में XY होता है और फीमेल में सिर्फ XX होता है। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे से समागम की प्रक्रिया में होते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स में होते हैं, तो मेल का X और फीमेल का X जब मिलता है तो फीमेल बेबी बालिका का जन्म होता है। मां पेट में बालिका के रूप में उस क्रोमोसोम के द्वारा उसका निर्माण होता है, फिर जन्म होता है। और फिर यदि उसी प्रोसेस में, समागम की प्रक्रिया में, प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स में, यदि फीमेल का X और मेल का Y मिल जाता है तो वहां पर मेल बेबी उत्पन्न होता है। अब बतलाइए, जन्म से आप जितने लोग अभी बैठे हुए हैं वहां, लड़का और लड़की, इसमें किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, किसी समाज का कोई हाथ है? नो सर, नहीं। इट इज प्योरली बायोलॉजिकल और नेचुरल भी कर सकते हैं। और यह जो प्रोसेस और यह जो भिन्नता है वह किसी को न सबल बनाता है न किसी को निर्बल बनाता है, न किसी को घर के अंदर बंद करता है और न किसी को घर के बाहर जाने देता है। यह तो मात्र जैविकीय प्रक्रिया है। सेक्स क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। अब लिखिए, अब जेंडर लिखिए, GENDER, जेंडर, जिसको हम कहेंगे
कहेंगे लिंग। इसका भी डेफिनेशन आप लिख लें इन्वर्टेड कॉमा में। जेंडर इज द प्रोसेस, सॉरी, जेंडर इज द प्रोडक्ट, gender is the product of socio-cultural process. क्या बोले सर? Gender is the product हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। यस सर, जेंडर, माइक ऑफ कर दें, माइक। जेंडर इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल प्रोसेस, कॉमा, gender is the product of socio-cultural process in which institutions and socialization, सोशियो कल्चर प्रोसेस के बाद हे भगवान, gender is the product of socio-cultural process in which institution and socialization are determining factors, पूर्णविराम ब्रैकेट बंद। फिर बोल देता हूं, जेंडर इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल प्रोसेस इन विच इंस्टीट्यूशंस एंड सोशलाइजेशन आर डिटरमाइनिंग फैक्टर। हिंदी में लिख लें, लिंग सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया का उत्पाद है। लिंग समाज सांस्कृतिक लिंग सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया का उत्पाद है, कौन, जिसमें संस्थाएं एवं समाजीकरण निर्धारक कारक होते हैं। लिंग सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया का उत्पाद है, जिसमें संस्थाएं एवं समाजीकरण निर्धारक कारक होते हैं। अब गौर से देखिए इस परिभाषा को भी, इस परिभाषा में भी दो बातें समाहित हुई है। ध्यान से आप लोग देखें, आप लोग देखिए एक बार ध्यान। पहली बात इस परिभाषा में यह समाहित हुई है कि लिंग का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक है। वहां हम लोग यौन का संबंध क्या देखे थे? जैविकीय पड़ता। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक, यानी हमारा समाज और हमारी की संस्कृति
समझ गए? यस सर। हाँ सर। इसके बाद यस सर। बालिका को और बालक को पालना शुरू करता है, और दोनों के लिए 2 नियम होता है। आपको मैंने कहा था माइक्रो लेवल पर कि यदि आप घर से अपने घर में देखेंगे कि यदि आपके घर में कोई फीमेल बेबी जन्म ले, वो 2-3 दिन का भी हो, तो उसके जनन अंग को हमेशा कवर रखा जाएगा। आप गौर से देखिएगा, ये माइक्रो लेवल पर कर रहे हैं। और यदि मेल बेबी होगा तो वो नंगा भी है तो चलेगा। आपने मार्क किया है? ऑफ कोर्स सर। हाँ सर। यही है सामाजिक संस्कृति। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, यदि 3-4 साल की बच्ची हुई, 3-4 साल का लड़का हुआ जो अभी स्कूल नहीं जा रहा है, लड़का बोला मां को कि मां हम बाहर खेलने जाए, तो जाओ मैंने घर से बाहर, और लड़की बोली मां हम जाए, तो नहीं तुम घर में गुड़िया के साथ खेलो, और नहीं तो आओ छोटा मोटा काम हमको करो, मदद करो, आलू छीलो, आलू काटो, आटा गूंथो, अब बुझिए सब्जी काटो। दोनों बच्चा बच्ची का आयु लगभग एक है, समझ गए? लेकिन एक लड़की होने के कारण वो घर में खेल रही है किसके साथ? गुड़िया के साथ, और लड़का बाहर में खेल रहा है गुल्ली डंडे के साथ या क्रिकेट के साथ। अब ये वहीं से परवरिश शुरू हो गया, समझ गए? और जैसे जैसे लड़का और लड़की, इसमें समाज और संस्कृति का माने खेल है। उस बच्चे बच्ची का कोई खेल नहीं है। ऐसा समाज और संस्कृति तैयार कर देता है कि उसके अनुसार वह ढलता चला जाता है, आगे जाता है। हाँ, आगे में पाठ में बतलाएंगे, आपको पढ़ना है अलग से। जी सर। यानी जिस समाज का जैसा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था होता है, उसी के अनुसार स्त्री पुरुष को तैयार किया जाता है। इसीलिए श्रीमंत अबुआ आगे हम बताएंगे, लिखती भी है कि औरत जन्म नहीं लेती है, औरत पैदा नहीं होती है, औरत बनाई जाती समाज की संस्कृति के द्वारा और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा। लड़कों को साहसिक, बौद्धिक, आक्रामक तैयार किया जाता है, और लड़कियों को लज्जा, सहनशीलता, समझ गए, आदि गुणों से, पाकशास्त्र मतलब खाना बनाना आदि गुणों से गढ़ा जाता है। यदि घर में माता पिता दादा दादी हो, और यदि कोई लड़की, आप जैसे एमए पढ़ते हैं और ट्रेडिशनल फैमिली में रहते हैं, घर में यदि जोर से हंसिएगा, उधर से दादाजी कहेंगे या नाना जी या पिताजी, कौन इतना सिखिया रही है, उधर से कहेगा पिंकी, जैसे ही एमए में चली गई है, क्यों इसे हंसती रहती है? लेकिन वहीं पर अरुण महाराज बैठे होंगे या वो उठ जाएंगे, तो उस पर कोई अंकुश देखने को नहीं मिलेगा सर। यही है सामाजिक संस्कृति कि आप दोनों मानव है, लेकिन दोनों को आप मानव या समाज मानव नहीं रहने देता है। समाज की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था एक को औरत तैयार करता है, एक को मर्द तैयार करता है। क्लियर? इसलिए इस परिभाषा में आप देखते होंगे कि परिभाषा बोलता है, हमारी आवाज जा रही है ना? हाँ, सामाजिक सर आ रही है। हाँ, ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक। और ये भी ध्यान से सुनिए कि दूसरी महत्वपूर्ण बात परिभाषा में है, इसमें डिटरमिनिंग फैक्टर कौन है? दो ठो सामाजिक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक। डिटरमिनिंग फैक्टर कौन है? जो अपने
संस्थाएं और समाजीकरण। संस्थाएं और समाज ये उस पर ध्यान नहीं गया, क्या क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब अब क्या है कि हमको आपको स्त्री पुरुष के रूप में तैयार करता है समाज और संस्कृति, लेकिन इसका कारक कौन बनता है? संस्थाएं, जैसे विवाह, परिवार, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से लड़का या लड़की तैयार किया जाता है। और समाजीकरण का मतलब हुआ पालन पोषण का तरीका। लड़की का बचपन बड़ा बाल होना, लड़के का छोटा बाल होना, लड़की को सजाना, कान में कुंडल देना, समझ गए ना, चूड़ी पहनाना, बिंदा लगाना, तो लड़की का गुण हो गया, लड़का को इससे अलग कर देना, समझ गए। तो इस प्रकार गौर से आप देखेंगे कि हमारी संस्थाएं और सामाजिक पाल पोष का स्त्री पुरुष में तैयार होता है। इस प्रकार पहला टॉपिक हो गया, क्या हो गया? हाँ, हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है। डेफिनेशन के बाद हम पहला बार एक ग्रुप में दिखाया था नेचर ऑफ जेंडर। अब गाड़ी में थोड़ा स्पीड में बढ़ाएंगे क्योंकि अब समझ लीजिएगा आप लोग बात। नेचर ऑफ जेंडर यानी जेंडर की प्रकृति। इसमें जो आप नहीं समझिएगा उसको समझाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 1, सोशियो कल्चरल। सामाजिक सांस्कृतिक। पहला पॉइंट क्या हो गया? सामाजिक सांस्कृतिक। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, केवल सीमन द बुआ का एक डेफिनेशन लिख दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सीमन द बुआ ने स्पेलिंग लिखा दिए थे। सीमन द बुआ ने द सेकेंड सेक्स में लिखा है इन्वर्टेड कॉमा शुरू। One is not born. One is not born, comma, but rather becomes woman. Full stop, bracket बंद। One is not born but rather becomes comma woman। यानी महिला पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। यानी जन्म से महिला को लज्जाशील, पुरुष के अधीन रहने वाला, घर से बाहर नहीं निकलने वाला, पुरुष के इच्छानुसार चलने वाला, विवाह के बाद पति के साथ चल देने वाला, पति के नाम से बंध के चलने वाला, ये चीजें जन्म से लेकर नहीं आती है लड़कियां। ये सब चीजें कहां मिलता है औरत को, लड़की को? समाज और संस्कृति में मिलता है। इसीलिए लड़कियां आराम से शादी के बाद पति के साथ चल देती है, क्योंकि समाज ने इस तरह ढांचे में ढाल दिया कि उसके विरुद्ध जाने का सवाल ही नहीं उठता है। समझे? दूसरा पॉइंट
TUTIONAL, संस्थागत। फिर से बोलिएगा सर। INSTITUTIONAL, संस्थागत। यानी इसके भी चर्चा हम लोग डिस्कशन में कर लिए थे कि विवाह की संस्था, परिवार की संस्था, शिक्षालय की संस्था, अर्थव्यवस्था की संस्था, राजनीति की संस्था, इस तरह औरत को तैयार करता है कि वह वैसी क्रम में समाज के अनुसार ढल जाता है। यही कारण है कि भारत में देश के आजादी से लेकर अभी तक कितने प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री महिला बनी। आजादी के बाद कितने राष्ट्रपति बने, एक राष्ट्रपति महिला बनी। और विश्व का स्तर पर यही स्थिति है। अमेरिका जो अपने को समानता का दावा करने वाला विश्व थपथपाता है और न्यूयॉर्क में मसाल चलाता है, वहां भी आज तक कोई लेडी प्रेसिडेंट नहीं हो पाई है। कारण है कि इतना संस्थागत है कि व्यक्ति समझ नहीं होता है। तीसरा आप नोट करें, पैट्रियार्की, PATRIARCHY, पैट्रियार्की, पितृसत्ता। लिंग का की प्रकृति में तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? पेट्रियार्की। पितृसत्ता। पितृसत्ता का जैसे शब्द है, उससे पता चलता है जैसे कि पिता की शक्ति जहां हो पितृसत्ता कहते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है परिवार और परिवार के बाहर जहां पुरुषों का प्रभुत्व, डोमिनेशन पुरुष का हो, उसको पितृसत्ता कहते हैं। तो लिंग के साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था काम करती है। अब देखिए ना कि आप क्रिकेटर को ही देखिए गौर से कि महिला क्रिकेट टीम भी है और पुरुष क्रिकेट टीम भी है। अब बतलाइए पुरुष क्रिकेट टीम कितना फेमस है। यदि यहां पर लड़कों को पूछें तो सबका नाम बता देगा। यस और लेकिन जो महिला क्रिकेट टीम है उसका नाम बहुत नहीं बतला पाएगा। यस सर। मतलब उससे अहमियत नहीं दी जाती है। यही पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। उतना ही नहीं, जितना खेल में क्रिकेट पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी को मिलता है पैसा, उतना महिला क्रिकेट खिलाड़ी को नहीं मिलता है। देखिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था कितना मजबूत है वहां भी। अब आप चले जाइए फिल्मी दुनिया में, जितनी अभिनेत्रियां हैं टॉप की और जितने अभिनेता हैं टॉप के, अभिनेता की तुलना में अभिनेत्रियों की का पारिश्रमिक बहुत कम है। देखिए वहां भी पितृसत्ता जमा हुआ है। मतलब पुरुषवादी व्यवस्था हर जगह मौजूद है। इसको कहते हैं पितृसत्ता, पैट्रियार्की। और यह लिंग का प्रकृति को स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण आधार है। समझ गए? इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था लिंग को तैयार करता है। लिंग तैयार करने का मतलब औरत को तैयार करता है। पुरुष तो मजबूत है ही, समझिए। और चौथा पॉइंट है आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, INEQUALITY,
INEQUALITY, इनइक्वालिटी। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। INEQUALITY, असमानता। आप यदि गौर से देखेंगे सामाजिक तौर पर, तो परिवार से लेकर और परिवार के बाहर तक जहां जहां जाएं आप, पुरुष और महिला में असमानता का स्थिति है, कहीं भी समानता की स्थिति नहीं है। आज भी 21वीं शताब्दी में, आज भी 21वीं शताब्दी के तृतीय दशक में रिसर्च हुआ है। अभी कोरोना काल में एक साल में अमेरिका में प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा पूरे विश्व में 6.5 करोड़ महिलाएं नौकरी से निकाल दी गई। 6.5 करोड़ और लड़के 1.5 करोड़ निकाले गए। दिया था सर्वे में 79% लड़कियां निकाली गई और 21% वाले लड़के निकाले गए। अब गौर से देखिए कि कितनी बड़ी असमानता है कि वो बड़ी बड़ी संस्थाओं में गुण कर्म के आधार पर गई हैं लड़कियां, लेकिन जब छांटने की बात आई तो ज्यादा लड़कियां छांटी गई असमानता के कारण। आज भी हमारा नजरिया 21वीं शताब्दी में भी पढ़े लिखे वर्ग में भी स्त्री पुरुष के बीच समानता का भाव नहीं है। इतना ही नहीं, जब सर्वे किया गया प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा, तो विश्व के जो सबल 4 राष्ट्र हैं, अमेरिका, कनाडा, उसके बाद यूके और बिहार के 20 राज्य हैं, उसमें जो राय ली गई, तो आज भी लड़कों का, मर्दों की राय थी कि लड़कियों को तो पैसा कमाने वाला क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए। मैंने उसको अभी भी वो उम्मीद करता है कि उसके मूल कार्य और दायित्व घर और परिवार है। देखिए, असमानता की धारणा आज की 21वीं शताब्दी में भी चल रहा है। बड़ी बड़ी बातें जो किया जाए, लेकिन जेंडर की प्रकृति यही है। इस प्रकार हम लोगों ने 2 टॉपिक पर आज बात किया कि प्रथम सेक्स क्या है और दूसरा जेंडर क्या है, और दूसरा हमने बात किया कि जेंडर की प्रकृति, लिंग की प्रकृति कैसी है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पर आवे, नोट करें, जेंडर इवोल्यूशन एंड कल्चर। जेंडर इवोल्यूशन एंड कल्चर। लिंग विकास और संस्कृति। लिंग विकास और संस्कृति, इस टॉपिक का मतलब हुआ जो आप लिखे हैं, जेंडर इवोल्यूशन एंड कल्चर। इस टॉपिक का मतलब हुआ कि संस्कृति का, लिंग का जो विकास हो रहा है, उस विकास हो रहा है, आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें संस्कृति की क्या भूमिका होती है। तो पहले आप जान लें 2 पंक्ति में, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि हर शब्द का अर्थ का स्पष्टीकरण होना चाहिए। संस्कृति है क्या, तो सरल शब्दों में बोले, जिसका निर्माण मानव ने किया है वो संस्कृति है ना, सरल परिभाषा। यस सर। जी सर। जिसका निर्माण मानव ने किया है
वह संस्कृति है। यानी मानव ने टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, मानव ने कंप्यूटर का निर्माण किया, मानव ने कलम का निर्माण किया, पेन का, मानव ने धर्म का निर्माण किया, मानव ने परंपरा का निर्माण किया, मानव ने रीति रिवाज का निर्माण किया। ये सब के सब संस्कृति, यानी जिन चीजों का निर्माण मानव ने किया है वह संस्कृति। अब हम लोग देखेंगे कि मानव द्वारा निर्मित यह संस्कृति लिंग के निर्धारण में कैसे महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण। कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण। इसका मतलब हुआ कि जो ही शिशु पृथ्वी पर जन्म लेता है बालक या बालिका के रूप में, यानी मेल बेबी या फीमेल बेबी के रूप में, मानव रचित सांस्कृतिक पर्यावरण से वह घिर जाता है और उसका पालन पोषण, उसकी भाषा, उसकी जीवन शैली, उसका पहनावा ओढ़ावा, खान पान आदि पर संस्कृति का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। मैं छोटा उदाहरण समझाऊंगा और समझ जाइएगा। घर में शादी विवाह कहीं होता है अगल बगल तो बेना आता है। डू यू नो बेना? यस सर। हाँ सर। आता है बेना 5 किलो नहीं आता है, एगो दूगो आता है सर। एगो दूगो आता है। वेरी गुड। जब एगो दूगो है तो घर में भी भाई बहन दोनों है तो बहन कहा मां को कि मां घर में है कि फला आंटी के यहाँ से एगो लड्डू आया है, उनके यहाँ शादी हुआ था, तो रख दो, बउआ को बड़ी अच्छा लगता है। वहाँ पर सर बहन का अच्छा लगता है, वहाँ पर कहा जाता है सर। नहीं, बउआ को बहुत अच्छा लगता है। बउआ जी सर। बउआ क्या मतलब हुआ? बेटा, प्यार बेटा को सर करने वाला बेटा। मां के लिए बेटी भी संतान है और बेटा भी संतान है। इसी कहते हैं पितृसत्ता। पितृसत्ता केवल पुरुष नहीं, महिला भी। एक आगे और क्लियर करेंगे इस बातों को। तो वो लड्डू खाया हुआ के लिए, बेटा के लिए। सर लड़की को भी दिया जाता है। नतीजा क्या है? वो लड़का अपने को परिवार में अपनी बहनों की तुलना ज्यादा अपने को काबिल समझता है, बुद्धिमान समझता है, उच्च समझता है, क्योंकि धर्म प्रथा रीति जरूरी आदि उस सांस्कृतिक प्रचारण का अंग हो जाता है। इसीलिए कहता है कि मानव जिस संस्कृति का निर्माण करता है वो पर्यावरण जो तैयार होता है वो लिंग को तैयार करता है। दूसरा, मैथोलॉजी, MYTHOLOGY, मैथोलॉजी, पौराणिकी। पौराणिकी पौराणिकी का मतलब हुआ कि हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारा संस्कार, हमारा रीति रिवाज, हमारा पूजा पाठ स्पष्टता स्त्री पुरुष में विभेद कर देता है। अब देखिए ना, यदि पूजा काल है और पूजा का कोई घर है तो लड़की यदि मेंस पीरियड में रहती है, मासिक धर्म हो जाता है,
उनके परिवार के द्वारा कहा जाता है कि पूजा घर में वो नहीं जाएगी। जब फर्स्ट टाइम उसको होता है, बच्ची जानती भी नहीं है, 10 साल 11 साल 12 साल की बच्ची, तो क्यों तो अशुद्ध हो गई। लड़का को अशुद्ध होने का मौका ही नहीं मिलता है। नतीजा क्या है, यहां पर लड़का ज्यादा एकमात्र आधार पर, और आगे हम बोलेंगे इस बात को कि सर्वप्रथम आदिवासी समाज में जब पुरुष ने ये देखा होगा कि व्हाट इज दिस हैपनिंग विद द डॉटर, क्या ये हो रहा है, तो उसको जादू लगा होगा। इसीलिए उसने महिला को अलग रखा, बाहर नहीं जाने दिया, जो उस समय में आदिम समाज में शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। उसका बुद्धि विवेक नहीं समझ सका उस मेष को, उस मासिक धर्म को, तो उससे वो डर कर उसका नाम जादू कर दिया। अभी जादूगरनी को कैसे जाने देगा पूजा कर, अब शाला में कैसे जाने देगा, कोई भी शुभ काम में कैसे जाने देगा। अब नतीजा क्या हो गया, केवल एक आधार का हम उदाहरण दिए, इसके आधार पर मैथोलॉजी के द्वारा उसको अपवित्र बना दिया गया। पुरुष विधुर हो गए, पत्नी मर गई, तो वो गलत नहीं हुआ, वो अशुद्ध नहीं हुआ। लेकिन लड़की यदि विधवा बन गई तो अशुद्ध हो गई, वो शुभ काम में काम नहीं करेगी। अब देखिए कितना बड़ा मैथोलॉजी के द्वारा किस तरह तैयार किया गया है। इसलिए श्रीमंत हुआ बड़ा रिएक्टिव है। बोलते हैं कि अरे औरत को तो तुम आदमी रहने नहीं दी, तो उसको तैयार कर रहे हो इस तरह, तो उसको हम घुमाते रहे अपने उंगली पर। और गौर से आप देखेंगे माइक्रो लेवल पर बच्चों, तो आज भी वही स्थिति आपके परिवार में, आपके दादी के साथ होता है, नानी के साथ होता है, आपकी मां के साथ होता है, आपकी बहन के साथ होता है, बाद में हम आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, अपनी बेटी के साथ करते हैं, और यह आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। यह जाने का नाम ही नहीं दे रखा है मैथोलॉजी के द्वारा। देखिएगा हिस्टोरिसिटी में इसको और एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्षमता। एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्षमता मतलब स्त्रियों का गर्भ धारण करने की प्रक्रिया नेचुरल है या प्रकृति की देन है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है। लेकिन इतना अच्छा गुण जो औरत को गर्भ धारण करने की प्रक्रिया प्रकृति ने दी। अब सोचिए यदि हमारी आपकी मां को यह क्षमता नहीं मिला होता तो हम आप पृथ्वी पर आए होते, नहीं आए होते। ये तो गुण है नारी का, औरत का, बेटी का, जिसका एक गुण है। लेकिन इस गुण को बहुत सुंदर केट मिलेट लिखती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कि यौनिक राजनीति के तहत चूंकि गर्भ धारण करने की क्षमता औरत में है, तो एक खास पीरियड में, खास करके 9वां महीना में घर में रहेगी और इसके चलते हमेशा के लिए उसको घर में रहने की व्यवस्था कर दी गई। यह संस्कृति की बनावट है। यह जो एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रजनन की क्षमता, वो औरत का गुण है, लेकिन वो आज के समय में अवगुण बन गया। और वह किसको जन्म देगी, कब जन्म देगी, कहां जन्म देगी, पति ससुर सास तय करता है। वो तो बेटा का विवाह हुआ और 1-2 साल बच्चा नहीं हुआ तो ससुर सास सब बेचैन होने लगता है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब उसके बच्चा होने पर भी उसका पति का अधिकार है या घर का अधिकार है, स्त्री का अधिकार नहीं है। इसी को कहते हैं क्या गर्डा नर्नर क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की में कि औरत का अपना शरीर से भी उसका अलगाव हो गया है। क्योंकि स्त्री का शरीर पर, स्त्री का भी अपना शरीर पर अधिकार नहीं, पुरुष
द्वारा तय किया गया। इसीलिए औरत आज तक शोषित, शासित होती आ रही हैं, सत्ता, प्रभुत्ता और क्षमता से दूर जाती जा रही हैं। फिर आगे ही बातें होंगी। और लास्ट में आप नोट कर लीजिए चौथा, कल्चरल डिप्राइवेशन, CULTURAL, कल्चरल डिप्राइवेशन, DEPRIVATION, डिप्राइवेशन, सांस्कृतिक वंचन, सांस्कृतिक वंचन। पर वंचन का अर्थ समझिए। वंचन का मतलब हुआ कि उसको कार्य से अलग कर देना, किसी को किसी कार्य से अलग कर देना वंचन कहलाता है, डिप्राइवेशन कहलाता है। यहां पर आपने क्या ये वर्ड प्रयोग किया है? हेलो, कल्चरल डिप्राइवेशन। कल्चरल डिप्राइवेशन मतलब, जी सर, मतलब समाज वैज्ञानिकों, शोधार्थियों का कहना है कि लिंग को संस्कृति से जोड़ा गया है, लेकिन महिला को संस्कृति से अलग कर दिया गया है। यानी पूजा पाठ में पुरुष की अहमियत दी गई है, पिता की मृत्यु के बाद पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार लड़का को दिया गया है, श्राद्ध कर्म पिंडदान करने का अधिकार लड़का को दिया गया है, संपत्ति में पिता के संपत्ति में अधिकार लड़का को दिया गया है। भले ही कानून जो बना हुआ हो, मैंने पहले कह दिया, मैक्रो एंड माइक्रो सिद्धांत जो हो, सिद्धांत में तो हम कहते हैं देवी है, भारत माता है, पृथ्वी मां है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये जो सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है? संस्कृति की हर चीजों से, मानव निर्मित हर चीजों से, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह आर्थिकी हो, चाहे वह शिक्षा हो, जो अहमियत पुरुष को प्राप्त है, लड़का को प्राप्त है, वो अहमियत लड़की को प्राप्त नहीं है। आप घर घर का स्टडी करवा लीजिए, जितने पैसे खर्च लड़कों के पढ़ाई पर किया जाता है, उतने पैसे खर्च लड़कियों की पढ़ाई पर नहीं किया जाता है। यह माइक्रो लेवल पर समझने की जरूरत है। इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक वंचन, यानी संस्कृति से अलग कर देना। इस प्रकार हम लोग तीसरा टॉपिक में एक ही को पढ़े हैं, कल्चर। अभी ट्रेडिशन और हिस्टोरिसिटी बाकी है, तो पहला यूनिट समाप्त होगा और समय हो गया है। रहने दीजिए, आज रहने देते जी सर, बच्चे आज छोड़ देते हैं। जी सर, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आप लोगों को भूमिका में लाने के लिए आधा घंटा मेरा समय चला गया, तो नेक्स्ट डे हम आएंगे तो भूमिका देने की जरूरत नहीं होगी। नहीं सर, थोड़ा आप लोग इसको, और बाकी बचे हुए चीजों को परसों सोमवार को फिर हम लोग मिलेंगे तो इसको समाप्त करेंगे। ओके जी सर, रिलेटेड क्वेश्चन भी बताइएगा। सर एग्जाम फिर बताइएगा तो। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि जो पढ़ा रहे हैं ना वो भी आपको हम भेज दें। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, बाय। Bye.